फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आप सबको होली मुबारक। आज होली का दिन है। हालांकि ये वीडियो 2 या 3 दिन बाद आपके सामने आएगा। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, अपने गार्डन में लेकर आया हूँ। पूना गया था, उसके बाद कई ऐसे मेरे पास वीडियो बैंक में वीडियो थे जो आपके साथ शेयर करना मेरे लिए ज़रूरी था, तो इसलिए मैं अपने गार्डन का वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज आप जो देख रहे हैं प्लांट बहुत छोटे हैं, और जो लास्ट वीडियो में बनाया था उसमें प्लांट मेरे 5 या 6 फुट के पूरे ऊंचे हाइट पे थे। लेकिन पर्पसली मैं ये प्लांट को छोटे किया, क्योंकि मैं जो गार्डनिंग करता हूँ अपने सुकून, अपनी खुशी के लिए करता हूँ। गुलाब जो उगाता हूँ अपनी खुशी के लिए उगाता हूँ मैं। और अभी जो मेरे प्लांट का कंडीशन है, जो हाइट है, मैं अपना सुकून और अपनी खुशी इसी हाइट में, इसी तरह मैं गुलाब में देखता हूँ। और इसलिए ये प्लांट को इतने छोटे हाइट पे किया। ये प्लांट क्यों, कैसे और कब किया, ये सारा कुछ आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ कहता हूं कि हम कोई भी हॉबी अपनाते हैं, चाहे गार्डनिंग का हो या रोज़ ग्रोइंग का हो, हम हॉबी इसलिए अपनाते हैं ताकि जो हमारा मेन काम है, जो वर्किंग, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट है, जब उससे वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स देना चाहते हैं, रिलैक्स फील करना चाहते हैं, या कहीं सुकून अपने आप को लेकर सुकून में लेकर जाना चाहते हैं, तो वो अपने हॉबी के पास जाते हैं। और गार्डनिंग जो ये हॉबी है, यहाँ पर आकर हमें सुकून मिलता है। लेकिन कई लोग गुलाब उगाने को बहुत टेंशन बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी बना लेते हैं। यहाँ भी वो टेंशन में गुलाब उगाते हैं, टेंशन में फीडिंग करते हैं, टेंशन में उनको ये टेंशन होती है प्लांट मेरा बढ़ क्यों नहीं रहा है, उनको ये टेंशन होती है कि इस पत्ते में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, उनको ये टेंशन होती है कि मेरा प्लांट दूसरों से बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। कई तरह की परेशानियां, कई तरह की टेंशन लेकर वो गार्डनिंग करते हैं। कृपया ये सब ना करें। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना खुश होकर, जितना अच्छे हेल्दी माहौल में आप गार्डनिंग करेंगे, वो हेल्दी माहौल, वो आपकी खुशी आपके प्लांट में दिखेगी, वो खूबसूरती आपके प्लांट में दिखेगी। खुश होकर, टेंशन फ्री होकर गार्डनिंग करें। ये आपकी हॉबी है, ना कि ये काम है। आइए इस वीडियोस में आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं ये प्लांट को छोटे किया, और किस तरह से इनको क्या फीडिंग की, और कैसे इनको मैंने ग्रो किया है। दोस्तों, आज 8 मार्च 2023 होली का दिन है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने प्लांट का कंडीशन, जो मेरा गुलाब का पौधा है, जो गुलाब के पौधे हैं, उनका जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और आपको देखकर ये थोड़ा सरप्राइज़ हो रहा होगा कि मेरे प्लांट तो बहुत बड़े बड़े थे पिछले वीडियोज़ में, अचानक इतने छोटे कैसे हो गए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मिड जनवरी यानी 15 जनवरी के आसपास, जब प्लांट पार्शियल डोरमेंसी में थे, उस वक्त मैंने एक रिस्क लिया, और जितने मेरे प्लांट थे सबका मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया। यानी 2.5-3 फुट के हाइट पे सारे प्लांट की मैंने कटिंग कर दी। और उसका रीज़न अगर आप जानना चाहेंगे तो उसका रीज़न कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। मेरा उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बड़े प्लांट संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए थे, और उसके अलावा भी बड़े प्लांट मुझे नहीं पसंद हैं। अब ये जो प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट में इतनी सारी कलियां बनी हुई हैं, इसमें जो सामने फूल आएगा, जो मैंने ऊपर से मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को गुलाब का जो शेप है गुलाब का, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे पास जितने भी 100-150 गुलाब हैं, इनमें सब में खासियत यही है कि सारे बड़े खूबसूरत शेप में आते हैं, हाई सेंटर्ड में आते हैं, स्पेसिमेन ब्लूम में आते हैं। और मैक्सिमम मेरे पास कट फ्लावर वैरायटी हैं, चाहे थाईलैंड से आए हों, चाहे KSG से आए हों, चाहे मेरे मित्रों से मेरे पास आए हों। मैक्सिमम इसमें जो है वो कट फ्लावर वैरायटी है, या कमर्शियल वैरायटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें कांटे, आप देखेंगे कांटे वगैरह नहीं है मेरे किसी गुलाब में। बहुत मैक्सिमम गुलाब में आप देखेंगे कि कांटे नहीं होते हैं। ये सारे स्पेसिमेन ब्लूम में आते हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। लेकिन अगर ये प्लांट के ऊपर बहुत बड़े हो जाते हैं और ऊपर जाकर फूल खिलते हैं, तो इनकी खूबसूरती मुझे दिख नहीं पाती है। यानी कि पर्पस, जो मैं जिस पर्पसली मैं गुलाब लगा रहा हूँ, जिस पर्पस से मैं गुलाब लगा रहा हूँ, वो मेरा पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, वो पर्पस मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो परेशान होकर मैंने एक रिस्क लिया, और 15 जनवरी के आसपास मैंने सारे गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर दी। हालांकि मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा आप लोग करें। मैंने एक रिस्क लिया, और मैं यही सोचा कि जो गुलाब है वो मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, और जब मुझे ही खुशी नहीं मिल रही है तो ऐसे गुलाब करने का फ़ायदा क्या है।
मुझे किसी और को दिखाने के लिए मेरे को गुलाब नहीं करना है, मेरे को अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी खुशी के लिए गुलाब करना है। और यही सोचकर मैंने सारे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा रिजल्ट आया है, जो आज आपके सामने है, आप देख रहे हैं आप लोग। और इसमें सारे में कलियाँ बनी हुई, बहुत खूबसूरत बर्ड्स आए हुए हैं, कोई बीमारी नहीं है इसमें। अगर आप पूछेंगे कि राहुल सर इसमें क्या आपने फीडिंग किया, क्या खाना दिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो प्रूनिंग के बाद मैंने जो ये किया कि इसमें सब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने एक हफ्ते में 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 ml पर लीटर करके सब में दिया, ताकि रूट में अगर कोई फंगस वगैरह, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये फंगीसाइड का भी काम करता है, तो रूट में अगर कोई फंगस वगैरह है तो उससे ख़त्म हो जाता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बहुत मिलता है, तो इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया। उसके बाद मैं 1261 की फीडिंग मैंने दी, ताकि रूट में थोड़ी स्ट्रेंथ आए और वाइट रूट डेवलप होना शुरू कर दें। और ये सोचकर मैंने 1261 दिया। उसके बाद जो भी मैं, हालांकि जो भी NPK वगैरह वो देता हूँ, मैं हमेशा बताया हूँ आपको कि जो भी आप NPK दें उसमें ताकत जरूर ऐड करें। तो मेरे हर NPK के साथ मैं जो भी अगर फीडिंग करता हूँ उसमें सबके साथ ताकत जरूर मैं मिलाता हूँ। पोटेशियम ह्यूमेट हर 15 दिनों पे मैं अपने प्लांट के अंदर देता हूँ मैं। जो नैनोफाइट है वो मैं 15 दिनों पे या महीने में एक बार जरूर देता हूँ, ताकि कोई डाइबैक की प्रॉब्लम मेरे गुलाब के अंदर ना आए। और जो फीडिंग है, जो मैंने मिक्सर आपके साथ शेयर किया है, वो मिक्सर, वो पिंटू शर्मा ने तो मिक्सर तैयार करके भी रखा हुआ है, वो मिक्सर मैं बनाकर वो अपने गुलाब पे दे रहा हूँ। हफ्ते में एक बार उसकी फीडिंग देता हूँ, और एक बार मैं 13-40-13 की फीडिंग करता हूँ मैं। 13-40-13 चाहे हाइफा का मिल जाए आपको, या एरीज का मिल जाए, या आप वर्धमान का ले सकते हैं, कि कोई भी आप 13-40-13 आप ले लें। तो एक बार 13-40-13 एक फीडिंग दिया, हफ्ते में 2 फीडिंग दिया, इससे ज़्यादा मैंने फीडिंग नहीं दी है। 13-40-13 और जो मैंने मिक्सर आपके साथ शेयर किया, वो सारा मिक्सर मैंने इसमें एक बार फीडिंग दी है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और ताकत सब में मिलाकर मैं देता रहा हूँ। जहाँ तक स्प्रे की बात है, स्प्रे जो है वो मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे हमेशा करता रहा हूँ इसके ऊपर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी ताकत जरूर मिला के स्प्रे करता हूँ मैं। इसके अलावा जो हफ्ते में एक बार संडे का दिन मैंने रखा हुआ है गुलाब के ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने के लिए, वो मैं या तो एक्जोडस या जर्मन टेक या डेलीगेट, कोई भी आप ले सकते हैं, वो मैं हफ्ते में एक बार जरूर स्प्रे करता हूँ मैं। अगर मैं फीडिंग की मात्रा की बात करूं, तो ताकत हो या पोटेशियम ह्यूमेट हो या नैनोफाइट हो, ये रूट जोन में मैं डालता हूं 1 ml पर लीटर के हिसाब से। और जो फीडिंग होती है वो जो भी अगर सॉलिड फीडिंग करता हूं NPK वगैरह की या मिक्सर की, जो भी मैं जो फीडिंग करता हूं मैं, वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैं रूट जोन में डालता हूं। 13-40-13 हो या जो मेरा मिक्सर आपको बताया वो मिक्सर हो, वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसमें रूट जोन में मैं डालता हूं। और अगर प्लांट आपके छोटे हैं तो 2 ग्राम के बजाय आप उसको 1 ग्राम कर लें, और उसको आप रूट जोन में आप फीडिंग दे सकते हैं, उसकी फीडिंग कर सकते हैं रूट जोन में। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, कि अगर आप मेरे प्लांट्स की इतनी लीव्स की खूबसूरती देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, वो मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो सारा जो ये खूबसूरती है वो जो बरकरार है, वो है सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सावरिंग और वाटरिंग, अभी हालांकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है थोड़ा बहुत, और इस समय मैं सुबह और शाम सावरिंग करता हूं, क्योंकि सुबह 8 बजे 9 बजे मेरे को निकलना होता है, तो उस समय मैं सावरिंग करता हूं एक बार, और रात में एक बार 10 बजे आकर मैं सावरिंग करता हूं और वाटरिंग करता हूं मैं। हालांकि अगर दिन में दोपहर के टाइम में अगर इसको वाटरिंग और सावरिंग अगर मैं करूं तो बहुत ही और भी खूबसूरती इसकी निकल कर आएगी, लेकिन दिन में मैं होता नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ी नेगेटिव बात हो जाती है। अदरवाइज दिन में भी अगर करता तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसके लीव्स निकल कर आते। तो वाटरिंग और सावरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो पानी आप अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं वही पानी आप अपने गुलाब पे यूज़ करें, ये मैं बार बार बोलता हूँ। और सारा खेल गुलाब के अंदर जो है वो पानी का है, ये बार बार मैं आपको जोड़ देता हूँ। हो सकता है ये बात आपको विश्वास ना हो कि राहुल सर ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ, 10 साल से अगर मैं गुलाब कर रहा हूँ, तो 10 साल से गुलाब करने पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि अगर आपका पानी अच्छा है, गुलाब के अंदर जो पानी दे रहे हैं वो अगर पानी अच्छा है, तो आपका गुलाब बहुत अच्छा है। उसका रीज़न भी है, साइंटिफिक रीज़न है
क्योंकि गुलाब के अंदर जो फीडिंग जो हम देते हैं वो सारी फीडिंग रूट जोन से अगर ऊपर तक आती है वो सिर्फ पानी की बदौलत आती है। अगर पानी सही नहीं है तो वो फीडिंग भी सही ढंग से आपके प्लांट में ऊपर तक नहीं आ पाएगा, प्लांट्स के हर पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा। जो खाना पहुंचना चाहिए, जो भी आप फीडिंग दे रहे हैं, वो प्लांट के हर पार्ट में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पानी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पानी सही नहीं है तो कोई भी आप फीडिंग दे दें वो काम ढंग से नहीं करेगा, क्योंकि सारा खाना जो है वो पानी के थ्रू ही अपने प्लांट के हर पार्ट में जानी है, प्लांट के हर कोने में उसी पानी के थ्रू ही फीडिंग पहुंचनी है। और पानी ही अगर सही नहीं है तो फिर वो खाना कैसे सही ढंग से सब जगह पहुंच सकता है। तो ये मैं बार बार बोलूँगा आपको कि आप पानी पहले ज़रूर सही करें। गुलाब अगर उगाना है तो पानी अपना पहले ज़रूर सही करें। पानी अगर सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा। पानी अगर गड़बड़ है तो आपका गुलाब कभी भी सही नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी अच्छे फीडिंग दें, किसी भी हाइफा का खाना दें या एरीज का खाना दें या किसी भी एक्सपर्ट से कोई और अच्छा खाना बनवा कर ले लें, वो खाना काम नहीं करेगा आपको गुलाब के ऊपर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अपनी खुशी के लिए आप गुलाब करें, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए गुलाब करें। किसी और को दिखाने के लिए आपको गुलाब नहीं करना। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, प्लांट के अंदर जो 90-95% जो पार्ट है वो वाटर का होता है, पानी का होता है। यानी कि प्लांट के हर कोने में, हर पार्ट में, चाहे कली हो या स्टेम हो या लीव्स हो या कोई भी हो चीज़ हो, प्लांट का कोई भी पार्ट हो, उसमें मैक्सिमम 90-95% वाटर है, पानी है। तो पानी अगर सही नहीं होगा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्लांट भी हमारा सही होगा, प्लांट भी हमारा अच्छा हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक बहुत सारा लंबा ब्रांच एक छोड़ा हुआ है। मैंने एक्चुअली जब मैं प्रूनिंग कर रहा था उस वक्त ये एक बेसल निकला था और इसमें कली बनी हुई थी, तो मैं काटा नहीं कि ये काट दूंगा तो फूल ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना लंबा ब्रांच है और कितना ऊपर आकर फूल खिल रहा है। तो ये उस समय मैंने छोड़ दिया था, तो ये यहाँ आकर फूल खिला और फूल की खूबसूरती मेरे से काफ़ी ऊपर है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं हार्ड प्रूनिंग किया और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अब ये हाइट हमारे पास ये है गुलाब की, आप जो देख रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि फूल अच्छे आने चाहिए। हालांकि अब गर्मी स्टार्ट हो रहा है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा कि फूल बहुत ही अच्छे आएंगे। फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि हम ठंड से गर्मी की तरफ जा रहे हैं और अक्टूबर-नवंबर में हम गर्मी से ठंड की ओर जाते हैं, तो इसका प्लांट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी तक कोई बीमारी नहीं लगी है। कई जगह पे इस समय थ्रिप्स तो नहीं, माइट्स अटैक करते हैं। जो माइट्स है वो जब सीज़न जा रहा होता है तब अटैक करता है, और थ्रिप्स जो है जब सीज़न आ रहा होता है तब अटैक करता है। जब हम प्रूनिंग करते हैं और नए सूट्स निकलते हैं तो उसमें थ्रिप्स अटैक करते हैं। हालांकि थ्रिप्स कभी भी आ सकते हैं, माइट्स कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इनकी बीमारी की बात करें, मौसम की बात करें, तो जो थ्रिप्स हैं अक्टूबर-नवंबर में लगते हैं जब नए सूट्स हमारे निकलते हैं, और जो माइट्स हैं वो हमारे इस टाइम में लगते हैं, इस मौसम में लगते हैं माइट्स, जब मौसम चेंज हो रहा है, ठंड से गर्मी की तरफ जा रहा है। नए लीव्स होते हैं उस पर माइट्स अटैक कर सकते हैं, थ्रिप्स अटैक कर सकते हैं। एक्चुअली जब नए सूट्स निकलते हैं तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन होने की वजह से थ्रिप्स को प्रोटीन बहुत पसंद है। तो जैसे ही नए सूट्स निकलते हैं थ्रिप्स उस पर अटैक करते हैं। तो उससे बचाने के लिए प्रिवेंटिव तौर पे मैंने एक जोडस या जर्मन टेक बोला हुआ या डेलीगेट 1 ml प्रिवेंटिव अगर है तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको देना है। अब आप ये देख रहे हैं ये सारी कलियाँ गिलहरी खा गई हैं, ये मैं रोक नहीं पाता हूँ इनको, ये सारी कलियाँ गिलहरी खा चुकी हैं ये। एनीवे, तो प्रिवेंटिव अगर है तो उसके लिए 1 ml कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड 1 ml पर लीटर के हिसाब से या 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देनी चाहिए। अगर बीमारी हो चुकी है, क्यूरेटिव वे में अगर स्प्रे करना है तो उसके लिए आपको 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए और वीकली स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि अगर जो कीड़े मकोड़े जो लगते हैं वो कीड़े मकोड़े को मारने के लिए थोड़ी मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी। एक्चुअली जो हमारी दवाइयाँ, पेस्टिसाइड वगैरह जो बने हुए हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह जो बने हुए हैं, वो बने हुए हैं कीड़े मकोड़े के लिए। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं हैं तो हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कीड़े जब है ही नहीं प्लांट के अंदर तो फिर 2 ml किस लिए देना है, किसको मारने के लिए देना है। तो वो
प्लांट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट करेगा उसका। इसलिए 2 ml हमें नहीं देना चाहिए अगर कीड़े मकोड़े नहीं है। अभी जैसे ही आप प्लांट ये देख रहे हैं, इस प्लांट को मैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर रहा हूँ, क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं नहीं। और 1 ml पर लीटर के हिसाब से अगर हम देते हैं तो उससे होता क्या है कि जो उसका गंध होता है या जो दुर्गंध होती है या जो बदबू होती है, उसकी वजह से कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, या वो पत्तों के नीचे आकर अंडे अपने नहीं देते हैं, या अपने आप को प्रोपोगेट नहीं करते हैं। तो इसलिए 1 ml पर लीटर के हिसाब से प्रिवेंटिव देना चाहिए। लेकिन अगर कीड़े हो चुके हैं, इनके अंदर कीड़े आ गए हैं, तो उस केस में आपको 2 ml पर लीटर या 2 ग्राम, अगर लिक्विड है तो ml के हिसाब से, अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दे रहे हैं तो, और अगर सॉलिड में है तो ग्राम के हिसाब से। तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। कब? जब कीड़े हो चुके हैं तब, क्योंकि कीड़ों को मारने के लिए आपको मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर कीड़े नहीं हैं तो फिर तो आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से प्रिवेंटिव काफ़ी है, उतना ही करना चाहिए, जो मैं अभी करता हूँ। और नए सोर्स निकले, इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि कई बार क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आती है। जब इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि इस प्लांट में क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आई थी। ये टॉफ़ी प्लांट है, ये जो केस जिससे मेरे पास आया था, इसमें क्लोरोसिस की प्रॉब्लम बहुत आ गई थी। तो इसमें मैंने जिंक, चिलेटेड जिंक 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हफ्ते में 3 बार दिया, और अब इसकी स्थिति काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। 1-2 और प्लांट थे, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो प्लांट है, ये आप देख रहे हैं, इस प्लांट में भी क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ गई थी, और उसमें भी मैंने जिंक दिया था 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, हफ्ते में 2 बार 3 बार दिया, और ये प्रॉब्लम अब इसके अंदर भी खत्म हो चुकी है। क्लोरोसिस की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। हो सकता है आप पूछना चाहें कि क्लोरोसिस होता क्या, कैसे पहचानते हैं। क्लोरोसिस में क्या होता है कि जो पत्तों का कलर होता है कुछ पीलेपन में होता है, प्योर ग्रीन नहीं होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ये प्योर ग्रीन है, या जो इसका नेचुरल कलर है वो है। और ये इसी प्लांट का ये पत्ता आप देख रहे हैं जो ये पीलेपन लिए हुए। तो दिस इज द क्लोरोसिस। इसको खत्म करने के लिए जिंक हमें देना चाहिए। और अगर चिलेटेड आयरन है, अगर वो भी आप हफ्ते में, दोनों अलग अलग देना है, वो भी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर डाल दें तो सोने पे सुहागा है, उसमें बहुत ही अच्छा आपका ग्रोथ आ सकता है और क्लोरोसिस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। इस पर मैंने वीडियो दिया हुआ है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। ये प्रूनिंग के बाद जुमेलिया का फूल बना है, बहुत ही खूबसूरत आया हुआ है कलर। हालांकि अब टेम्परेचर यहाँ पे 33-35 दिखा रहा है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। अब गर्मी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। और डिफरेंस क्या होता है कि जब हम सितंबर अक्टूबर में जब हम प्रूनिंग करते हैं तो उस वक्त गर्मी से हम ठंड की तरफ जा रहे होते हैं, तो प्लांट की और फूल दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। लेकिन अब जो मौसम है उसमें क्या हो रहा है कि हम ठंड से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो इस समय फ्लावर की जो क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी अक्टूबर नवंबर में आती है, दिसंबर में आती है, क्योंकि अब ठंड ख़त्म हो रहा है और गर्मी बढ़ रहा है। तो मुझे पता है फ्लावर की क्वालिटी या साइज़ या कलर वो नहीं होगा जो नवंबर दिसंबर में आता है, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दीज प्लांट्स। और जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक मैंने रिस्क लिया अपने प्लांट के साथ, वो एक जो है एक अच्छे खूबसूरत रिजल्ट बनकर मेरे सामने आया है, जो आप देख रहे हैं। एक बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर मेरे गुलाब का लीव्स रेड नहीं निकल रहा है, इसका क्या कारण है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और मैसेज पे भी, मैसेंजर पे भी या व्हाट्सएप पे कई लोग ये सवाल करते हैं, या मेरे वीडियो के ऊपर भी कई लोग ऐसे सवाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे प्लांट देख रहे हैं, ये ब्लश का है, इसका लीव्स जो है ऊपर से नीचे तक पूरा रेड है। ये हालांकि बाद में ये भी ग्रीन हो जाएगा, यानी कि नए लीव्स निकल रहे हैं तो ये पूरा रेड निकल रहे हैं। आप इसी के बगल में दूसरा प्लांट आप देखें तो उसमें ग्रीन लीव्स निकल रहे हैं। तो ये और 1-2 प्लांट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये रेड है, मीडियम रेड है। वो ब्लश जो मैंने दिखाया वो प्योर रेड है। ये मीडियम रेड एंड ग्रीन दोनों मिलकर है। ये हमारा ये गुलाब है आपका रेड बकारा, और ये जो है रोजेलिन, इसका आप कलर देखें तो बिल्कुल अलग है। अगर कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इसको क्लोरोसिस की प्रॉब्लम हुई पड़ी है, इसका कलर बिल्कुल अलग है और इसका कलर बिल्कुल अलग है, तो ये कन्फ्यूजिंग होता है। तो आप ये देख रहे हैं अलग कलर है, ये अलग कलर है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों ऐसा है। अब आप एक और प्लांट में आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये प्लांट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपका प्लांट है ओवर द मून कहें या
पीच अवलांचे आप कहें उसको, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ये बिल्कुल ग्रीन है। तो ये आपको मैंने जो 3-4 अभी प्लांट दिखाया है, ये अलग अलग कलर के, कोई ग्रीन है, कोई सेमी ग्रीन है, कोई बिल्कुल रेड है, कोई रेड एंड ग्रीन है। इसका रीज़न क्या आपको समझ में आता है? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर प्लांट का अपना नेचर होता है कि किस रंग में ग्रोथ लेता है। हर प्लांट की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसका इनहेरिटेंट एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर के हिसाब से ही चलता है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कुछ प्लांट्स के लीव्स रेड क्यों हैं, कुछ प्लांट्स के लीव ग्रीन क्यों हैं। तो इससे हमें बाहर निकलना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे प्लांट्स का हेल्थ कैसा है, हमारे प्लांट्स के लीव्स कैसे हैं, क्लोरोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, थ्रिप्स तो नहीं अटैक कर रहा है, माइट्स तो अटैक नहीं कर रहा है। और इस टाइम में माइट्स जरूर अटैक करता है। माइट्स के अटैक करने का रीज़न ये होता है कि ये ठंड खत्म हो रहा होता है, गर्मी स्टार्ट हो रहा होता है, और ये माइट्स इस समय प्रोपगेट करते हैं लीव्स के नीचे, वो बैठकर और अंडे देते हैं, और वो जो लीव्स का जो जो जूस है वो सक कर लेते हैं। ये एक गुलाब है वाइट सक्सेस, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, कोकोपीट में लगाया है। जो ट्रीटमेंट मेरे बाकी सिंडर में चल रही है, वही ट्रीटमेंट सेम इसमें भी चलता रहता है। तो एनीवे, तो इस समय माइट अटैक करते हैं, और वो जितने भी गुलाब के जो नए लीव्स हैं उसको सक कर, जो जूस है वो सक कर लेते हैं, और उसके बाद वो प्लांट अपना जो मॉइस्चर है वो लूज़ कर देता है। जो उसका जो अंदर जो जूसी पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है, और फाइनली हमारा प्लांट जो होता है वो मर जाता है, या पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और पत्ते पीले पड़कर गिरने लग जाते हैं। तो टचवुड अभी तक तो इसमें कोई थ्रिप्स का या माइट्स का अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि प्रिवेंटिव के तौर पे मैं एक जोडस या जर्मन टेक या डेलीगेट, इन तीनों में से कोई ना कोई मैं हर हफ्ते इन पे 1 ml या 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करता रहता हूँ। और जो हमारे पास मेलाथियन है, मेलाथियन में एक वो डालकर, क्या आपका कोई भी फंगीसाइड वगैरह मिलाकर मेलाथियन के साथ स्प्रे करता रहता हूँ। तो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यही काम करता हूँ। फीडिंग मैंने बता दिया, जो मिक्सर मैंने बनाया है वही मिक्सर में देता रहता हूँ, ताकत के साथ जरूर मिला कर देता हूँ। एक बार पोटेशियम ह्यूमेट 15 दिनों पे, और एक बार आपका जो नैनोफाइट है वो देता रहता हूँ, ताकि उससे मेरे गुलाब के अंदर कभी कोई डाईबैक की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इससे वो मेरे गुलाब को बचाता रहता है। तो ये सारा गुलाब का अभी मेरा कंडीशन है। देखते हैं फूल कैसा आता है। होपफुली फूल अच्छे आने चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो दोस्तों ये देखा, आज आपने आपको सारा अपना प्लांट के बारे में बताया कि क्यों और कैसे छोटे किया मैंने, और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी और को देखकर आप गार्डनिंग ना करें, किसी और से अपने गुलाब का कंपेयर ना करें। आप ये देखें कि आपको क्या चाहिए, आपको अपने गुलाब से क्या उम्मीद है, आप अपने गुलाब कैसे उगाना चाहते हैं। मेरे को इस हाइट तक का गुलाब चाहिए, मेरे को स्पेसिमेन ब्लूम चाहिए, आपको हो सकता है कि फ्लोरिबंडा गुलाब पसंद हो, आपको हो सकता है कि बड़े प्लांट पसंद हो। तो आप ये देखिए कि आपको चाहिए क्या, आप जिस तरीके का भी गुलाब उगाना चाहते हैं अपने हिसाब से गुलाब उगाएं। अपनी खुशी के लिए आप गार्डनिंग कर रहे हैं, ना कि किसी और की खुशी के लिए गार्डनिंग कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से अपने गुलाब को उगाएं। जरूर आप दूसरे से सीखें कैसे फीडिंग करनी है, कैसे वाटरिंग करनी है, कैसे सावरिंग करनी है, वो सब आप करें। लेकिन जो आपकी हॉबी है, जो आपकी इच्छा है गुलाब उगाने की, जिस तरीके से उसको डेवलप करने की इच्छा है वो आप उसी तरीके से करें। किसी और के कहने पे या किसी और को नकल मार के ये काम ना करें। यही मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ। आगे मैं किसी और टॉपिक पे आपसे बात करूँगा, कुछ और बारे में बताऊँगा। अभी माइट्स की प्रॉब्लम आने वाली है, प्लस मैं एक ग्रुप बनाया हूँ वी द रोजारियंस करके, उसके बारे में कुछ मैं बताऊँगा आपको। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेस्ड।